मैं राजनीति में मैं भी था, ठीक है, लेकिन मैं किस तरह था कि एक फ्लाइंग राजनेता होता नहीं है। अब्दुल करीम चौधरी साहब जिनके अगेंस्ट अभी मैं ओपोनेंट हूँ, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं टीएमसी से, और मैं भी टीएमसी क्या कहते हैं कि वो पहले उनको सपोर्ट किया था। अभी कांग्रेस का मैं वो जोट प्रार्थी, मतलब जो हम लोग का संयुक्त मोर्चा है, वाम कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ फॉर्ड ब्लॉक आरएसपी, ये अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, मैं उस मोर्चा के उस जोट अलायंस के कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस उम्मीदवार हूँ इस्लामपुर से। ये दो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों पार्टी के कैंडिडेट के पास, लोगों के पास जाकर के बताने का कुछ नहीं है। राजनीति में जो कुदक पड़ा, क्यों कुदक पड़ा? ये जो साहब का नाम आपने लिया, तो इन साहब की नाकामियों और विफलताओं के कारण मुझे आना पड़ा, नहीं तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा राजनेता हूँ, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब यहाँ टीएमसी की गवर्नमेंट आई, हमारे स्टेट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने अलग किया। जैसे कालिम्पोंग को दार्जिलिंग से अलग किया, कोई डिमांड नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं थी। दार्जिलिंग क्या कहते हैं, जलपाईगुड़ी से उन्होंने अलीपुरद्वार को अलग किया, कोई इतिहास में दिखा नहीं पाएंगे किसी का कोई डिमांड था। उसके बाद आपका बर्धमान से वेस्ट बर्धमान, ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान किया, कोई डिमांड नहीं था। मिदनापुर से आपको झारग्राम किया था, कोई डिमांड नहीं था। अभी फिर शायद तो साउथ 24 परगना से वो सुंदरबन को अलग करना चाहती हैं, या ऑफिशियल वर्क हो चुका है। तो जहाँ डिमांड नहीं है, आपकी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप वहाँ जाके अलग डिस्ट्रिक्ट बना दे रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर विधानसभा में अभी हम हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट सदीकुल इस्लाम साहब हैं। सीधे सवाल लेते हैं। सदीकुल इस्लाम साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहां से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहां से हुई, राजनीति में कब से हैं? देखिए, आपका जो सवाल है वो सवाल तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में जवाब देता हूँ। मैं इस्लामपुर से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे डिमठी इलाका के 5 डिमठी से बिलोंग करता हूँ। इस्लामपुर विधानसभा का हिस्सा जो डिमठी लास्ट में आता है ना? नहीं, मेरा विधानसभा जो है वो चोपड़ा विधानसभा में पड़ता है, गोविंदपुर पंचायत के अंदर में। लेकिन मैं चूँकि पिछले 5 साल से छौसिया बस्ती जो इस्लामपुर में है, हमारे इस ऑफिस के पीछे, वहाँ रहता हूँ पिछले 5 साल से। और मेरी पढ़ाई जो है, पूरी पढ़ाई जो है, ये मैं बाहर किया हूँ। यानी 1994 में मैं मदरसे की तालीम के लिए बिहार के एक मदरसे में मैंने तालीम हासिल किया, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ से फिर मैं ऊंची तालीम के लिए, मदरसे की तालीम हासिल करने के लिए गुजरात में दारुल अनवार मुस्तफ़ा रज़ा धरोल, जो नूरी हाई स्कूल भी वहाँ है, यानी अमीन शरीयत एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में नूरी हाई स्कूल और अनवार मुस्तफ़ा रज़ा धरोल बहुत बड़ा इदारा है गुजरात का। उस इदारे में मैंने फ़रागत तक, यानी आलिमियत, फ़जीलत तक वहाँ पढ़ाई मुकम्मल किया। उसके बाद मेरे दौरान तालीम ही वो इदारे का जो कंट्रीब्यूशन और तालीम स्टैंडर्ड था, वो इतना हाई था कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में ने उनको मान्यता दिया कि आपके यहाँ के जो फजीलत की डिग्री है, उसके बेस पे आपके बच्चे हमारे यहाँ से एमए कर सकते हैं। फिर मैंने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से इस्लामियात, यानी इस्लामिक स्टडीज़ से एमए कंप्लीट किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल किया, प्रोफेसर अख्तुल वासे के अंडर में, जो नामूर शख्सियत का इस्लामी स्कॉलर का नाम है। वो डिपार्टमेंट नहीं, वो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस के एचओडी भी रह चुके हैं, डीन भी रह चुके हैं, और अभी वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 2nd टर्म चल रहा है उनका। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े दानिश्वर का नाम अख्तुल वासे है, और प्रोफेसर अख्तुल वासे के अंडर में मैं पीएचडी मुझे करने का शर्फ हासिल हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। फिर मैं ड्यूरिंग द पीएचडी ही क्या कहते हैं, एक छोटी मोटी नौकरी मैं दिल्ली में कर रहा था, और वहाँ से फिर मैंने उसको ट्रांसफ़र लेकर के
कोलकाता की सरजमीन में 2014 में ट्रांसफ़र लेके आया। 2014 से लेके अभी तक मैं कोलकाता में वो नौकरी कर रहा था। और इस बीच में मैं जब से होश संभाला हूँ तब से अभी तक समाज का जो हमारे समाज का जो एक दर्द है, उस दर्द के साथ मैं जी रहा था और उसी दर्द के साथ मैं पल बढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मेरी जो सोच थी कि समाज में एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है, तो ये 1-2 साल की नहीं बल्कि 15-17 सालों से मेरी एक प्लानिंग थी, मेरी एक सोच थी कि समाज में हमारे बदलाव होना चाहिए, समाज में तरक्की होनी चाहिए, तालीम को बढ़ावा देना चाहिए और हमारे यहाँ जो बदहाली है उसको दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल जो बैकवर्ड क्लासेस है, गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज में इज़्ज़त व वक़ार से रोज़गार और काम दिलाने के लिए हमने हमेशा 15-17 सालों से कोशिश किया। उसी की एक कड़ी है कि जो आप इस्लामपुर में रज़ा कमेटी के नाम से सुन रहे हैं, ये रज़ा कमेटी से जब से रज़ा कमेटी बना है, यानी गवर्निंग बॉडी में मैं था, यानी मसरूर आलम साहब और मैं दोनों ने मिलके, हम दोनों की सोच थी, काविश थी कि हम लोगों ने रज़ा कमेटी की फाउंडेशन रखा और रज़ा कमेटी के बैनर तले मैं कम पहले टाइम दे पाता था, सारा करता धरता सब कुछ जो है मसरूर आलम साहब थे। सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करना, किसी पेशेंट को कुछ माली मदद दे करके उनका इलाज कराना, गरीब लोगों का कहीं आग लग गई तो वहाँ जा करके फौरी तौर पर उन फैमिलीज़ जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उन फैमिली को मदद पहुँचाना। उसके बाद मैं रज़ा कमेटी के साथ जुड़ा रहा हर तरीके से और रज़ा कमेटी के सपोर्ट में उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी जो सोच है, उनके जो इनकलाबी एक कदम है, उसके साथ मैं 12-13 सालों से जुड़ा रहा। उसके बाद मैंने 2 साल पहले ये इनकलाब फाउंडेशन को की बुनियाद रखी और इनकलाब फाउंडेशन के अंडर में भी मैंने वो समाज के वो सारे काम किए जो एक समाज के हमदर्द होने के नाते करना चाहिए, मैंने वो किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मैंने हमेशा जब भी मेरे पास कोई आया, मैं कोई राजनेता नहीं था, मैं कोई उतना बड़ा कोई बिजनेसमैन भी नहीं था, लेकिन मेरे पास भी कोई भी अगर बीमार गरीब आया कि हमको इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से उनको बीमार को इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको माली मदद किया। उसके बाद क्या कहते हैं, गरीब बच्ची की शादी के लिए कोई आया, चाहे वो किसी भी गांव से, किसी भी पंचायत से आए, मैंने कभी नहीं देखा ये कहाँ का है, मैं जो भी मुझसे बन पड़ा मैं गरीब बच्चियों की शादी के लिए मैंने मदद किया। और सबसे बड़ा जो इनकलाब फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन है वो हमने किया कि जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त जब नफ्सी नफ्सी का आलम था, लोग एकदम भूखमरी और मुफलिसी की कगार पे आ गए, तो उस वक्त मैं फौरी तौर पर इनकलाब फाउंडेशन के तमाम मेंबर को लेकर के मीटिंग किया कि मैंने कहा इससे बड़ी मुसीबत समाज पर नहीं आ सकती है। अब हमको किसी भी तरह से समाज के पास जाके खड़ा होना पड़ेगा, समाज के दुख दर्द को बांटना पड़ेगा, समाज के पास, गरीबों के पास, ज़रूरतमंदों के पास हमें राशन पहुंचाना पड़ेगा। उस वक्त मीटिंग में हम सभी की सहमति से ये पास हुआ कि हम लोग जहां तक हो सके करेंगे। तो मैंने अपनी फैमिली से, मैंने अपनी वाइफ से, अपने भाइयों से बोला कि भाई ये घड़ी जो है पीछे हटने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के समाज के साथ खड़ा होने का है। तो उसी वक्त मेरे जो भाई अच्छी सर्विस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उन लोगों ने बोला कि भाई जब आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो तो हम लोग भी अपने सैलरी में से 6 महीना की सैलरी आपको आप दे देंगे इनकलाब फाउंडेशन में। मेरी वाइफ ने भी अपनी 6 महीना की, वो भी एक स्कूल टीचर है, उन्होंने भी 6 महीना की सैलरी दिया, मैंने अपने 6 महीना की सैलरी दिया। देने के बाद हम राशन ला के इसी ऑफिस में पैकेट करके हम हर गाँव में, पंचायत में, ज़रूरतमंदों के द्वार में, उस वक्त ऐसा आलम था ना कि लोग जान किसी तरह बच जाए तो गनीमत है, इस तरह करके लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चों को लेकर के कि किसी तरह, क्योंकि एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था ना, पूरी दुनिया सहम गई थी, डर गई थी। लेकिन उस वक्त भी हमने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया कि हम लोगों तक जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो
हम पहुंचेंगे और हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया। राशन की पैकेट रात भर हम नौजवानों को लेके, इनकलाब फाउंडेशन के तमाम अरकान को लेकर के हमने पैकेट किया और दिन भर हम गाड़ियों में जाके लोगों के घर घर और पंचायत दिया। ये इनकलाब फाउंडेशन एक एनजीओ है? हाँ, एनजीओ इनकलाब फाउंडेशन ये एनजीओ है जो सोशल और एजुकेशनल मैदान में काम करते हैं। जैसे जब आप ये काम कर रहे थे, मतलब जो खिदमत का काम कर रहे थे, तब ये क्या आपके जहन में ये बात थी कि कभी चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है? नहीं, वो चूँकि मैं खुद एक राजनीतिक घराने से हूँ, मतलब छुपाने की कोई बात नहीं जानना चाह है। रहा था कि मैं छुपाने की बात नहीं है, मैं खुद एक राजनीतिक घराने से हूँ, तो मेरे खून में भी राजनीति रचा बसा है। अपनी फैमिली के मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, जनाब हाजी नसीरुद्दीन साहब मरहूम। वो 2019 6 मार्च को वो इस दुनिया को खैर आबाद किए हैं। जब पंचायत राज लागू हुआ तो गोविंदपुर पंचायत जो चोपड़ा विधानसभा के अंदर आता है, उसके सबसे पहले प्रधान थे, वो भी सीपीएम के प्रधान थे, वो कम्युनिस्ट के प्रधान थे और वो प्रधान रहे। उसके बाद 30 सालों तक वो इलेक्टेड वहाँ का मेंबर रहे। ये मेरे वालिद साहब की कहानी है। उसके बाद मेंबर किस चीज़ का, मतलब जो पंचायत का? जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं हमारे यहाँ, जैसे आपके बिहार में तो वो मुखिया का होता है कि जो जीतेगा वही मुखिया है। हमारे यहाँ जिस तरह असेंबली का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है कि जिनके ज़्यादा एमएलएज होंगे उनका चीफ मिनिस्टर होगा, उसी तरह हमारे यहाँ जितना मेंबर ज़्यादा होंगे उसका एक मुखिया बनेगा, प्रधान बनेगा। तो उसी तरह मेरे वालिद साहब कम्युनिस्ट के पहले प्रधान थे। गोविंदपुर की पंचायत के स्थापना, उनके इस्टेब्लिशमेंट मेरे वालिद साहब के हाथों से हुआ है। और उनके बाद जब सीट महिला हो गई तो मेरी वालदा मोहतरमा, वो भी अब दुनिया में नहीं रही, 2006 में उनका इंतकाल हो गया है। वो भी इलेक्शन फाइट की। उसके बाद मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है ना, वो बड़ी बहन, वो जिला परिषद भी फाइट कर चुकी है। उसके बाद मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो 2 बार इलेक्टेड हमारे पंचायत के मेंबर रही है, जीती हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी इलेक्शन फाइट कर चुके हैं। और उसके बाद अभी मेरी भाभी जो है वो इलेक्टेड मेंबर है गोविंदपुर पंचायत के। और मेरी बड़ी बहन का जो हस्बैंड है रईसुद्दीन जनाब, वो अभी गोविंदपुर के पंचायत है, सिटिंग पंचायत है अभी। तो उसके बाद फिर मेरे जो खालू हैं, जिसको मौसा बोलते हैं, यानी मेरे खाला के हस्बैंड, वो क्या बोलते हैं कि हाफिजुद्दीन साहब, वो जिला परिषद भी रह चुके हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के कर्माध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस तरह मेरी फैमिली का मतलब राजनीति में हाँ पहले से है। मैं राजनीति में मैं भी था, ठीक है, लेकिन मैं किस तरह था कि एक फ्लाइंग राजनेता होता नहीं है। मैं आता था इलेक्शन से पहले और देखता था कि 4 कैंडिडेट है असेंबली में, तो इन चारों में से किन के अंदर ज़्यादा काबिलियत है, किन के अंदर कौन डिज़र्व करते हैं इस सीट को, किन के अंदर समाज का दर्द है, काम कर सकते हैं, जो मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल उतरते थे, मैं एज ए कैंडिडेट सपोर्ट करता था। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, बड़े महान व्यक्ति का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के एक सेंटेंस मुझे याद आता है कि वोट कभी भी आदमी को देना चाहिए पार्टी को देखकर खाली नहीं, बल्कि कैंडिडेट को देखकर वोट डालना चाहिए कि कैंडिडेट आपका काम करेगा, आपके इलाके का डेवलपमेंट का काम करेगा, कैंडिडेट आपके इलाके में रहेगा। पिछले कदम 2019 उपचुनाव हुआ, 2016 चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में आपने किस कैंडिडेट को सपोर्ट किया? मैं तो प्रियेंद्र दास मुंशी साहब को भी सपोर्ट किया हूं, उनके साथ भी स्टेज शेयर किया हूं। बहुत पहले हाँ, पहले से ही मैं कह रहा हूं। हाल के चुनाव में मैं मोहम्मद सलीम साहब को सपोर्ट किया हूं। अब राज की बात आप खुलवा रहे हैं लोकसभा में। उसके बाद अब्दुल करीम चौधरी साहब, जिनके अगेंस्ट अभी मैं ओपोनेंट हूँ, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं टीएमसी से, और मैं भी टीएमसी क्या कहते हैं कि वो पहले उनको सपोर्ट किया था। अभी कांग्रेस का मैं वो जोट प्रार्थी, मतलब जो हम लोग का संयुक्त मोर्चा है, वाम कांग्रेस और दूसरी पार्टियां फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, ये अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, मैं उस मोर्चा के, उस जोट अलायंस के कैंडिडेट हूं कांग्रेस
उम्मीदवार हूँ इस्लामपुर से। तो अब्दुल करीम चौधरी साहब को भी मैंने सपोर्ट किया था 2008 से लेकर 2014 तक, ठीक है। उसके बाद जब वो मेरी उम्मीदों पर या समाज की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे, मैंने बार बार उनको कहा कि आपको अल्लाह ताला ने आपके सर में सुनहरा ताज रखा है, आप समाज में ये काम कीजिए। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की ज़रूरत है, बॉयज़ हॉस्टल की ज़रूरत है, यहाँ क्या कहते हैं हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने बोला कि हमारे इलाके के जो बच्चे सिंसियर हैं और अच्छे रिजल्ट से पास करते हैं, उन बच्चों को थोड़ा माली मदद दे करके उनको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, IAS, IPS इस तरह की ट्रेनिंग और कोचिंग करा करके हम उन लोगों को, बच्चों को समाज से निकाल करके उन हीरे जवाहरात को, डायमंड्स को हम समाज में एक अच्छे ओहदे में पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने उनको लिख के भी दिया। जब उन पॉइंट में कोई भी पॉइंट पे काम नहीं हुआ तो 2014 के बाद मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स ले ली। यानी मैंने सोचा कि अब इस आदमी से कोई उम्मीद करना, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। 2014 के बाद आपने किसको सपोर्ट किया? तो फिर 2016 में मैं उन्हीं के घराने से अल्तमश चौधरी हैं जो कैजर चौधरी के साहिबजादे हैं, जो उस वक्त वो बिमल गुरुंग के पार्टी से थे, हाँ JJM से, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से, उनको मैंने हिमायत दिया था उस वक्त 2016 में। और उसके बाद फिर लोगों का एक दबाव रहा, लोगों का एक डिमांड रहा कि जब आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, राजनीति के घराने से हैं, आपको राजनीति की सूझबूझ है और क्या कहते हैं कि समाज का दर्द आपके अंदर है, तरक्की का जज्बा है, तो आप क्यों नहीं आते हैं? तो मैंने कहा अभी वक्त नहीं आया है। गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, जैसे CPM हो गया, काफ़ी पहले से यहाँ इलेक्शन लड़ती आई है, उसके बाद और जो ISF नई पार्टी है, उनके लोग जो उनके मुरीद हैं या उनके फुरफुरा शरीफ के जो फॉलोअर्स हैं, तो उनके लोग यहाँ पे क्या हैं उस नंबर में, या CPM के लोग हैं आपको समर्थन कर रहे हैं? देखिए CPM और वाम जो जोट है हमारा, वाम जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जितनी भी पार्टियाँ फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह, तो CPM की जो आप इतिहास जानेंगे ना, वो उस पार्टी बोले ना सरकार में अगर वो नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि उनका संगठन ख़त्म हो गया है या कहीं नहीं है। उनकी जो पार्टी की नीति है ना और उनका पार्टी का जो बेस है ना, आज भी आप गांव देहात में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उनका बेस अभी भी मजबूत है और हर पंचायत में, हर वार्ड में उन लोग की अभी भी मीटिंग होती है, अभी भी उनके संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं। और जब भी कभी कोई सोशल ऐसा इशू होता है, समाज पर कोई मुसीबतें आती हैं या सरकार का कुछ ऐसा बिल आ जाता है, तो आज भी रोड में निकलने के लिए, झंडे लेके प्रोटेस्ट करने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ तो लोग जीते भी हैं। हाँ, तो आज भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं, वो आज भी अपने कामकाज को छोड़कर समाज के दूर दर्द के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? वो तो काम अपना बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा हाईकमान से वो हुआ है। और हम परसों रात को भी हम लोग CPM के सुनने में आता कि इस सीट पे खुद चुनाव लड़ने में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो अभी क्या बात हो गई है कि आप? देखिए हर पार्टी हर सीट से लड़ना चाहती है, लेकिन चूंकि अलायंस की एक नियम और वो रूल होता है कि जिस सीट से एक पार्टी लड़ेगी तो बाकी पार्टी उस सीट में अपना नहीं देगी। ISF और हाँ, सब लोग का समर्थन है। मैं सारे लोगों से बजात खुद हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब की लीडरशिप में मैंने पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। वो खुद भी तमाम लोगों के कांटेक्ट में हैं, राब्ते में हैं। हम टेलीफोनिक कांटेक्ट भी, कन्वर्सेशन भी होता है हम लोग का, व्हाट्सएप के थ्रू भी होता है और हम लोग जाके मिलते भी हैं। जैसे परसों ही जा कर के CPM के पार्टी ऑफिस में हम लोग 2 घंटा बैठ के विकास दा हैं, उसके बाद सपन नियोगी साहब हैं, समी खान साहब हैं। आप समी खान का नाम तो सुने ही होंगे कि हमारे गुंजरिया के जो हमारे एक पुराने जुझारू लीडर जिनको हमारे इलाके के लोग फारूक आजम के नाम से जानते हैं, जो 2 मरतबा वो हमारे विधानसभा से जीते हैं 1987 में, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं 2006 में वो जीते। जीतने के कुछ दिनों बाद, 6 या 7 महीना बाद मुझे लगता है, वो इस दुनिया को खैरबाद कहे। अल्लाह ताला उनकी रूह को शांति दे और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, मैं इसी दुआ करूँगा। बहुत ही अच्छे लीडर थे। और उनके बाद और भी हमारे
सीपीएम के और क्या कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, आरएसपी के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके साथ हमारा राब्ता हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, हम उन लोग से मिल रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख को फिर हम लोग की एक जनरल मीटिंग रखी गई है। हमारे जोट के तमाम लीडर्स, लोकल और वर्कर्स बैठेंगे। बैठने के बाद हम चॉकआउट करेंगे, प्लानिंग करेंगे। फिर उन सीनियर लीडरों के, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के और आरएसपी के और हमारे हाजी मुजफ्फर साहब और हमारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, ये तमाम लोगों के एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे और उस फ़ायदा से हम उसको जीत में तब्दील करेंगे। ऐसा पिछले अगर चुनाव की बात करें, जो 2019 उपचुनाव हुआ था, उसमें हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, लगभग 5000 वोट वो लाए, और सीपीएम से के जो शांति प्रकाश जी हैं वो 5000 वोट वो भी लाए। दोनों मिला दे 10,000 वोट हो रहा है। तो फिर उस सिचुएशन से कैसे उभरेंगे? लोकसभा पे भी नज़र डालें तो दीपा दास मुंशी लड़ रही थी, वो भी लगभग 7,000 वोट ही लाई हैं। तो कैसे उस सिचुएशन से कांग्रेस उभरी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बाई इलेक्शन को आप इस इलेक्शन से मत मिलाइए। बाई इलेक्शन में एक ऐसा माहौल बना था, बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर गमो गुस्सा था, और वो एंटी बीजेपी जो लोग थे, जिस तरह आपका ये देश में जो आपके जो एनआरसी, नोटबंदी, इस तरह के हालात जो पैदा किए थे मोदी जी ने देश में, उस वक्त लोगों के अंदर एक गमो गुस्सा था, एक आक्रोश था कि मतलब टीएमसी की तरफ। हाँ, वो एंटी बीजेपी वोट जो है वो चला गया टीएमसी की तरफ। जब वो वोट उधर मार्च हो गया, तब जा करके वो रिजल्ट और परिणाम मिला। चुनाव में मतलब बीजेपी के खिलाफ यहाँ लोगों ने वोट किया। हाँ, बीजेपी के खिलाफ उस वक्त लोगों ने वोट किया था। में ना उपचुनाव में भी वही चीज़, उपचुनाव में भी वही हुआ। लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है, अभी बिल्कुल माहौल बदला हुआ है, क्योंकि ये दो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों पार्टी के कैंडिडेट के पास, लोगों के पास जा कर के बताने का कुछ नहीं है। कि अब्दुल करीम चौधरी साहब का हमने इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे कि आप 5000 वोट से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। वो उनका ही दावा है। वो तो जब वक्त आएगा, जब 2 तारीख को आप देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। देखिए, यही दिखाता है कि कांग्रेस इस विधानसभा में 5000 वोट से ज़्यादा ला नहीं रही है। देखिए, वो अगर राजनीति कर रहे हैं 50 सालों से, मैं भी राजनीति के घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे अंदर भी राजनीति का खून है, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं जब राजनीति में उतरा हूँ तो पूरी तैयारी के साथ उतरा हूँ। और मैं खुद के लिए राजनीति करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा सर्विस भी कर रहा था, छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा था, और समाज सेवा का काम भी बहुस्न खूबी में अंजाम दे रहा था। उसके बाद मुझे राजनीति में जो कुदकना पड़ा, क्यों कुदकना पड़ा? ये जो साहब का नाम आपने लिया, तो इन साहब की नाकामी और विफलताओं के कारण मुझे आना पड़ा, नहीं तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। वोट पे बात करें तो वोट क्या उस मार्जिन तक, उनको हराने के मार्जिन तक आप पहुंच पाए? हराने की मार्जिन तक नहीं, मैं 100% नहीं, मैं आपको पूरी उम्मीद कौवी के साथ कह रहा हूँ कि इस सीट से 2021 असेंबली से हमारा जोट के जो परसेंटेज है वो दूसरी पार्टी बीजेपी या टीएमसी पर भारी है, और हम भारी वोटों से यहाँ जयलाभ करेंगे, जीतेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इस मर्तबा जो माहौल है, आप जब खुद जाएंगे गांव देहात में, पंचायतों में, लोगों के पास मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ पे मुकाबला किससे लग रहा है, कांग्रेस से या टीएमसी से? मुकाबला देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि मुकाबला किसके तरफ हर आदमी अपने जीत के लिए लड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा राजनेता हूँ, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या मैं बहुत बड़ा तजर्बाकार हूँ, या पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे काम पर भरोसा है। मैंने जो समाज के पास जाके काम किया है, तो आगे भी जो मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े बड़े कई मुद्दे हैं, जैसे वो उन आपकी क्या मैनिफेस्टो लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या देखिए, बड़े बड़े कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के मैं आया हूँ, जो मेरा प्रायोरिटी रहेगा जीतने के बाद, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वो प्रायोरिटी रहेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का एक डिमांड है, इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का, ये बहुत दिनों से ये डिमांड है, और लोगों की डिमांड ही नहीं है, ये लोगों की ज़रूरत है
क्योंकि ये इतना लंबा डिस्टेंस जो है डिस्ट्रिक्ट का वर्क नहीं होता है। ये चोपड़ा से भी आगे आपका फांसीदुआ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। वो चिकन नेक बोलते हैं ना, हमारा मतलब गली है, उधर आप बिहार के हैं और इधर बांग्लादेश पड़ रहा है। एक मालदा से डिस्ट्रिक्ट शुरू होती है, सिलीगुड़ी के आसपास में जाके डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती है। तो अब जब फांसीदुआ से चोपड़ा से आदमी आपका वो दाल कोला का जाम जो वर्ल्ड फेमस है, अगर फंसे तो 7-8 घंटा, तो ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए कोई गरीब आदमी जब जाता है तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। डिस्ट्रिक्ट के सारे कार्यालय बंद हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सुनिए, तो ये जो कार्यालय सब बंद हो जाते हैं तो वो ये सरकार की विफलताओं की वजह से वो गरीब आदमी को वहाँ रुकना पड़ता है, तो उनका खर्चा बढ़ता है, हरासमेंट बढ़ता है और क्या कहते हैं सफ़र लंबा करना पड़ता है। तो हमारे ममता बनर्जी आने के बाद जब यहाँ टीएमसी की गवर्नमेंट आई, हमारे स्टेट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने अलग किया। जैसे कालिम्पोंग को दार्जिलिंग से अलग किया, कोई डिमांड नहीं था, कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं थी। दार्जिलिंग क्या कहते हैं जलपाईगुड़ी से उन्होंने अलीपुरद्वार को अलग किया, कोई इतिहास में दिखा नहीं पाएंगे किसी का कोई डिमांड था। उसके बाद आपका बर्धमान से वेस्ट बर्धमान, ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान किया, कोई डिमांड नहीं था। मिदनापुर से आपको झारग्राम किया था, कोई डिमांड नहीं था। अभी फिर शायद तो साउथ 24 परगना से वो सुंदरबन को अलग करना चाहती हैं या ऑफिशियल वर्क हो चुका है। तो जहाँ डिमांड नहीं है, आपकी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप वहाँ जाके अलग डिस्ट्रिक्ट बना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की इतनी बड़ी आबादी इतनी बड़ी परेशानी में है, डिस्ट्रिक्ट के वर्क के लिए जाते हैं। और हम लोग बरसों से, ये बहुत दिनों से ये डिमांड है, मेरा ही नहीं बल्कि बहुत सारे एनजीओज़ ने, बहुत सारे लीडरों ने ये डिमांड रखा, धरना प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया, डिपोजिशन दिया। लेकिन ममता बनर्जी साहिबा के कान में जू तक नहीं रंग रही है और हमारी बात को अनसुनी कर दे रही है। तो हम जीतने के बाद जो करेंगे वो हमारी सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं माहौल कितना अच्छा है, बीजेपी और सरकार बनने वाली माहौल आपने देखा नहीं। तमाम सर्वे जो बता रहे हैं, तमाम सर्वे वो टीएमसी और बीजेपी के बीच सरकारों में मैं तमाम मीडिया के लोगों को नहीं बोलूँगा, कुछ मीडिया वाले जो हैं वो कुछ गवर्नमेंट के ज़र खरीद गुलाम होते हैं। कुछ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग नहीं है। आपके रवीश कुमार भी मीडिया पर्सन है, आप उनकी मिसाल दे सकते हैं। अभिषार शर्मा मीडिया पर्सन है, उनकी मिसाल दे सकते हैं आप कि ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और वो उनके ऑनेस्टी की सज़ा उनको मिली भी है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, अभिषार शर्मा को, पूर्ण पर्सन वाजपेयी को निकाल दिया गया है। लेकिन वो मीडिया पर्सन ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने सौदा नहीं किया ज़मीर का और सर नहीं झुकाया, नौकरी से निकल गए। खुद वो अपना चैनल बना करके वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मीडिया वाले लोग जो है ना दिखाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के बीजेपी को दिखाया और दूसरी पार्टियों को दिखाया, लेकिन रिजल्ट और परिणाम जो है उसका उल्टा आता है। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है, हम टॉपिक से भाग रहे थे कि हमें क्या करना है जीतने के बाद। एक डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा जो बहुत दिनों से डिमांड हम लोग का है और ज़रूरत भी है। हम सबसे पहले, हमारी सरकार बनती है तो मैं अपनी सरकार के पास प्रस्ताव रखूँगा, प्रपोजल दूंगा कि ये हमारी डिमांड, हमारी ज़रूरत को पूरा किया जाए, हम करा लेंगे। और अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं पूरे राज्य में जो पार्टियां हैं। लेकिन अगर नहीं भी बनती है तो भी हम दूसरी सरकार को मजबूर करेंगे कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट का मुकाम दिया जाए और अप्रूवल दिया जाए। उसके बाद हमारा काम होगा। हमारे यहाँ, आपको शायद मालूम है या नहीं है, या मीडिया के थ्रू जानेंगे, ढंगापड़ा माटीकुंडा में एक ब्रिज जो है बहुत दिनों से उसकी ज़रूरत है। 50-60 गांव के लोग, गरीब लोग जो हैं 20-25 किलोमीटर दूर घूम के माटीकुंडा, इस्लामपुर या दूसरे मेन रोड से कनेक्ट होते हैं। उतना दूर जाके आना पड़ता है, जो कि ½ किलोमीटर के डिस्टेंस से या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से वो कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उस ब्रिज को आज तक ये नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा जो दूसरा काम होगा वो मैं क्या कहते हैं उस ब्रिज को बनाऊंगा, ताकि 50 गांव के 50-60 हज़ार लोगों की उस मुसीबत को दूर कर सकूँ। उसके बाद मैं हमारे विधानसभा के अंदर जितना चौक है ना, जैसे गुंजरिया एक बाज़ार है, धनतोला एक बाज़ार है, गुलापारा है, डिमठी है, माटीकुंडा है, आपका रामगंज है,
रिंकुआ हैं, ऐसे चौक सब में मैं पब्लिक टॉयलेट में बनाने का काम करूंगा, ताकि गांव देहात से लोग जो हाट बाज़ार करने आते हैं, सौदा करने आते हैं, वहां अगर उनको कज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी, टॉयलेट बाथरूम की ज़रूरत पड़ी, वो कहाँ जाएंगे? जिनका रिश्तेदार इस्लामपुर में नहीं है, वो पब्लिक टॉयलेट नहीं होने से कहाँ जाएंगे? तो मैं ये टॉयलेट बनाने का काम भी करूँगा। उसके बाद मैं एजुकेशन को ऐसा फोकस करूँगा ताकि एजुकेशन के ज़रिए से मेरे इलाके में खुशहाली आ सके। यानी जो बच्चे स्कूल 8वीं लेवल में जाके छोड़ देते हैं, बम्बई दिल्ली चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि 10वीं तक कुछ बच्चे जाते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। कुछ बच्चे मतलब आपका ग्रेजुएशन आते आते जो है वो रेशियो बिल्कुल 2-4%, 5% पे आ जाता है। उसके बाद पहले बिल्कुल हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तो सुनते थे कि कोलकाता से आएंगे डॉक्टर, इलाके में डॉक्टर पैदा नहीं हो सकता, इस तरह का वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। हम लोगों की जो मेहनत है और कुछ लोग अपने औलादों को इस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, IAS, IPS की ट्रेनिंग दे करके उन लोग को उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो भी रेशियो अभी कम है। मैं इस तरह की कोचिंग इस्टेब्लिश कराऊंगा और काउंसलिंग सेंटर इस्टेब्लिश कराऊंगा। मैं स्कूल पर फोकस करूँगा और गर्ल्स कॉलेज कि यहाँ एकदम सख्त ज़रूरत है। बच्चियाँ जो है क्या कहते हैं, हमारे जो जनरल कॉलेज है उसमें जाती हैं और अलीगढ़, जामिया, कोलकाता और कोटा वगैरह जो जाना पड़ता है बच्चियों को प्रिपरेशन के लिए, MBBS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या UPSC के लिए, WBCS के लिए, ये जो बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है तो बहुत सारे ख़तरात होते हैं। एक लड़कियों के लिए बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हालात से दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं इस्लामपुर सब डिविजनल टाउन है और इस टाउन में अगर हम इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारी बच्चियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे बच्चे जो मजदूरी करने जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके, 10वीं 12वीं तक जाते हैं, कुछ लोग 8वीं तक पढ़ के चले जाते हैं, कुछ स्कूल का मुंह भी नहीं देखते हैं कि किस तरह कुछ प्राइवेट कंपनियों से बात करके हम इंडस्ट्री लेके आएंगे, गवर्नमेंट से बात करके यहाँ इस तरह के वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज जैसे कटिंग, टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 2 व्हीलर मैकेनिज्म है, 4 व्हीलर मैकेनिज्म है, ये प्लम्बिंग है, ये सारे कोर्सेज के छोटे छोटे हम इलाके में सेंटर बनाएंगे जिसमें लड़के, गर्ल्स और बॉयज़ जो है ट्रेनिंग ले करके वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकेंगे। यानी मैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा ताकि वो जैसे 2 व्हीलर मैकेनिज्म का अगर उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया तो वो मोटरसाइकिल का ये सर्विस सेंटर खोल के बैठ जाएगा। तो 4 व्हीलर मैकेनिज्म का अगर उन्होंने ट्रेनिंग लिया तो कार का सर्विस सेंटर खोल के बैठेगा। बच्चियां अगर टेलरिंग, कटिंग टेलरिंग और ब्यूटिशियन के कोर्स करेगी तो वो खुद अपने गांव में भी अगर वो गांव की औरतों का और लड़कियों का कपड़ा सीती हैं तो 5-7 हज़ार रुपया अपने घर में बैठ के वो कमा सकती हैं। तो इस तरह का जो मेरा विज़न है हमारे इलाके को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को, कमज़ोर तबका को, वीकर सेक्शन को, मेरा जो विज़न है और मेरी जो प्लानिंग है बहुत ही खूबसूरत है। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ कामयाब दिया लोगों के समर्थन से और तमाम पार्टियाँ जो हमारे अलायंस में हैं, मैंने बार बार बताया वाम कांग्रेस अलायंस में जो पार्टियां हैं, इन लोगों के तमाम सीनियर लीडरों का शुक्रिया अदा भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा ये तमाम लोग जो है ये मौका हाथ में से जाने ना दे और इस बार ये लोग हमें समर्थन दें। उसके बाद मैं इलाके में एक नई रोशनी, एक नए दीपक जलाने का काम करूंगा। ये मैं इलाके के लोगों से वादा करता हूँ। थैंक यू।